नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको अल्फ्रेड सिसली के बारे में बताऊंगी। सिसली का जन्म 1839 में हुआ। इनका जन्म पेरिस में हुआ था और इनके पिता एक व्यापारी थे। 18 साल की उम्र में पिता ने चाहा कि ये भी व्यापार ही करें और इन्हें व्यापार में पारंगत होने के लिए इनको इंग्लैंड में व्यापार सीखने हेतु भेज दिया। किंतु व्यापार में इनकी रुचि नहीं थी। इनकी बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी, तो ये व्यापार में अधिक रुचि नहीं लेते थे। 1862 में ये पेरिस में ग्लेयर की चित्रशाला में भर्ती हो गए और वहां पे ये चित्र सीखने लगे। चित्रों की प्रतिकृति की इन्होंने, चित्रों के जो बारीकियां थी उसको सीखा। लेकिन इन्होंने रेनॉय मोने बाजिए से इनका परिचय हुआ। मोने के साथ इन्होंने बाह्य चित्रकला भी सीखी, क्योंकि मोने बहुत अच्छे प्रकृति चित्रकार थे और प्रकृति चित्रण के लिए वे बाहर स्थानों पे जाते थे। बारबीजा चित्रकारों से भी इनकी जान पहचान हुई, जो बारबीजा गांव में रह के चित्रकारी करते थे। मोने से इन्होंने प्रभाववादी प्रभाववाद के बारे में सीखा कि क्या चीज है जो लक्षण प्रभाववाद में परिलक्षित होते हैं, प्रभाववादी शैली में क्या खासियत होती है। इन्होंने अपनी प्रभाववादी शैली की नींव को पक्का किया और उसी समय मोने के साथ रह के ये कट्टर प्रभाववादी चित्रकार बन गए। 1870 में सिसली के पिता का अचानक देहांत हो गया, तो परिवार का जब सारा भार इन पे आ गया, जिसके लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं थे। इनकी रुचि सिर्फ चित्रण में ही थी, चित्रकला में ही थी। व्यवहार कुशल नहीं होने के कारण ये अपने चित्रों को भी बहुत ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाए, क्योंकि व्यवहार कुशल ये कम थे। बहुत कम मूल्यों पे अपने चित्रों को बेच देते थे। इनको आर्थिक रूप से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभाववादी चित्रकारों में ये कट्टर प्रभाववादी माने जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, चित्रकार पिसारो को भी बहुत आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। आर्थिक स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं थी। इसी प्रकार अल्फ्रेड सिसली की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिसारो के समान अपनी कला के प्रारंभिक काल में ये कूर्बे और कोरो से प्रभावित थे। चित्रकार कूर्बे के भी चित्रों को देखते, उनसे बातचीत करते। उनके चित्रों ने इन पर बहुत प्रभाव डाला। जब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जो विक्रेता दुशा रुएल थे, उन्होंने जब इनकी स्थिति देखी तो उन्होंने इनके चित्रों को खरीदा और इनकी काफी सहायता की। किंतु इनकी आर्थिक अवस्था में कोई अंतर नहीं आया और जीवन का जब इनका उत्तर काल था, तब भी ये धीरे धीरे डे बाय डे अंतर्मुखी होते चले गए। हर किसी से बात नहीं करना, हर किसी से अपने मन की बात नहीं कहना, अपने आप में गुमसुम रहते थे, बहुत कम लोगों से संपर्क करते थे। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण यह ज्यादातर पेरिस में ही रहे तथा पेरिस के जो आसपास के जो उपनगर थे वहां ये घूमते थे, वहां की यात्राएं करते थे, वहां के ये चित्र बनाते थे। लेकिन अन्य स्थानों पर ये यात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो दूर स्थानों पर ही नहीं जा पाए। लेकिन पेरिस में रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे चित्रों का निर्माण किया है, जो कि इनके दृश्य चित्र बहुत फेमस हैं। जिस प्रकार मोने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार हैं, उसी प्रकार अल्फ्रेड सिसली भी बहुत प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार हुए। इनके प्रमुख चित्रों में मार्ली, बुगीवाल, जो कि इनके प्रमुख चित्र हैं, आर्जातोई, लुवेसियन, इस तरह के जो चित्र हैं वो इनके प्रसिद्ध दृश्य चित्र हैं और पेरिस के उपनगरों के दृश्य चित्र हैं। ये 1899 में कर्क विकार होने से सिसली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु के पश्चात अचानक इनके चित्रों की मांग बहुत बढ़ने लगी। धीरे धीरे इनके चित्र काफी अच्छे दामों में बिकने लगे और इनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा, जितना इन्हें स्वयं करना पड़ा था।
इनके चित्र ऊंचे मूल्यों पर बिकते। सिसिली के चित्रों की शैली में मोने और कोरो की शैलियों का सम्मिश्रण है। जैसे कि चित्रकार मोने ने जो चित्र बनाए थे वो भी चाहते थे कि उन्होंने प्रभाववाद के जैसे उन्होंने सूर्य का बढ़ता हुआ प्रभाव चित्रित किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि केवल प्रकाश का प्रभाव ही चित्रों में दर्शाना इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। इन्होंने चाहा था कि जिस प्रकार की प्रकाश चित्रों में बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार चित्रों में भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश के साथ साथ चित्रों में भूमि जैसे नदी, झरने, किनारे, बगीचे, छोटे छोटे गांव इत्यादि चित्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बारहवीं चित्रकार जो थे वो 12वीं गांव में चित्रकारी करते थे। ये 4 चित्रकार थे जो कि सुबह उठते ही अपना कैनवास, अपना चित्रपट लेके निकल पड़ते थे और शाम तक ये प्रकट चित्रण करते थे। 12वीं गांव में चित्रण करने के कारण ये 12वीं चित्रकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। 12वीं चित्रकारों की चित्रकला में जो काव्य था, जो रचनात्मकता थी, काव्यात्मकता थी, वो पूरी सिसिली के चित्रों में हमें दर्शनीय होती है, प्रकट होती है। और जो इनकी रंग संगति है वो भी बहुत तेज रंग संगति न होके इन्होंने हल्के, सौम्य और मन को भाने वाले, प्रसन्न करने वाले रंगों का प्रयोग किया है। मोने के समान केवल प्रकाश को ही दृष्टिगत नहीं रखते थे, वरन इनके चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहते हैं कि चित्र में सबसे पहले जब चित्र स्टार्ट करते थे तो ये आकाश से चित्र को स्टार्ट करते थे, जबकि और चित्रकार आकाश से कभी चित्र को स्टार्ट नहीं करते, जबकि ये सबसे पहले आकाश को बनाते थे। सौम्य सुनहरी किरणों से जगमगाते आकाश का चित्रण करते थे, तत्पश्चात ये बाकी का चित्रण करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि आकाश मेरे लिए चित्रों में मात्र पृष्ठभूमि ही नहीं है, वरन भूमि के समान इन्होंने आकाश को भी विशेष महत्व दिया। ये कहते थे कि आकाश का चित्र में उतना ही महत्व है जितना कि चित्र में किसी भी विषय का महत्व होता है, उससे ज्यादा चित्र में आकाश का महत्व है। प्रभाववादी चित्रकारों में पिसारो, सिसिली, मोने, माने, देगार, रेनॉय, लॉथरेक ये सब ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने प्रभाववाद को निरंतर आगे बढ़ाया। प्रभाववादी चित्रण में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये प्रभाववाद के क्षेत्र में नया नया कार्य करते रहे। चित्रों में कैसे प्रकाश को नई तरह से दृष्टिगत कर सकते हैं, कैसे चित्रों में रंगों को प्रमुख रंग न लगा के उनको मिश्रित रंगों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे रंगों की चमक भी बरकरार रहे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट इन सबने अपने चित्रों में किए, इसीलिए ये प्रभाववादी चित्रकार कहलाए। और निश्चय ही एल्फ्रेड सिसिली का प्रभाववादी चित्रकारों में, और मैं तो कहती हूँ कट्टर प्रभाववादी चित्रकारों में विशेष तौर पर नाम लिया जाता है। ये एक कट्टर प्रभाववादी चित्रकार थे। इसके बाद देगार, रेनॉय, लॉथरेक इन बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने आज आपको एल्फ्रेड सिसिली के बारे में बताया है। 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी और एक प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकार रहे हैं। धन्यवाद।